आज की युवा पीढ़ी के पास मतलब अगर देखा जाए तो इतिहास की सबसे बेहतरीन तकनीक है। हाँ बिल्कुल, सबसे एडवांस तकनीक है आज। सही कहा। और सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं भी हैं। दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। हाँ एकदम उंगलियों पर। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात समझ नहीं आती। क्या कारण है कि 25 साल की उम्र तक आते आते ही वे पूरी तरह से बर्नआउट या कहें तो मानसिक रूप से एकदम थके हुए महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, आमतौर पर जब हम किसी शारीरिक बीमारी की बात करते हैं ना, तो सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। जैसे अगर कोई हड्डी टूट गई हो। बिल्कुल, अगर हड्डी टूट गई तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। हाँ। डॉक्टर तुरंत कह सकता है कि समस्या यहाँ है, प्लास्टर बांधो और इसे ठीक करो। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। वही तो। लेकिन जब हम आधुनिक जीवन की मानसिक और सामाजिक उलझनों की बात करते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। मतलब कोई साफ तस्वीर नहीं दिखती। एकदम सही। जब समाज का ताना वाना टूटता है या किसी युवा का आत्मविश्वास दरकता है तो उसका कोई एक्सरे नहीं होता। ये आज के समय के डायग्नोसिस या निदान के संकट की सबसे सटीक परिभाषा है। चीजें अब उतनी आसान नहीं रही। बिल्कुल, हम एक ऐसे धुंधले परिदृश्य में जी रहे हैं जहां सब कुछ उलझा हुआ है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव में इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम सब सूचनाओं के एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाँ, हर दिन कोई नया लेख, नया वीडियो आ रहा है। बिल्कुल। और इस जानकारी के इतने बड़े बोझ तले जो असल ज्ञान है वो कहीं खो सा गया है। तो हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन साइमन सिनेक के कुछ बेहद विस्तृत और शानदार विचारों को डिकोड करना है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, और हम स्रोतों के आधार पर ये समझेंगे कि समाज में हर स्तर पर विश्वास का इतना बड़ा संकट क्यों है। साथ ही ये कोल्ड वॉर 2.0 आखिर क्या बला है। और इसके साथ वो एआई वाला पहलू भी। बिल्कुल। हम ये भी देखेंगे कि एआई के इस तेजी से बढ़ते दौर में इंसान होने के मायने कैसे बदल रहे हैं। देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें ना, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कितनी जानकारी है। बात यह है कि उस जानकारी के ढेर में हम पैटर्न कैसे ढूंढते हैं। मतलब डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। हाँ, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक अकेले इंसान के बर्नआउट और वैश्विक स्तर पर देशों के टकराव के बीच क्या गहरा संबंध है, तब तक हम सिर्फ सूचनाओं का उपभोग ही करते रहेंगे। हमें असल में उस तंत्र या मैकेनिज्म को समझना होगा कि चीजें आखिर काम कैसे कर रही हैं। एकदम सही। और इसीलिए आज हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो रोजमर्रा की उन उलझनों को सुलझाने में बहुत मदद करेगा जिनसे लोग हर दिन जूझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डरावने एहसास की जो आज के युवाओं में बहुत आम हो गया है, पीछे छूट जाने का डर। फियर ऑफ मिसिंग आउट या लेफ्ट बिहाइंड। आजकल कोई अपना करियर शुरू करता है और कुछ ही महीनों में खुद को असफल मानने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सभी एक ऐसी 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। ये बहुत ही सटीक उपमा है। तो मैं सोच रही थी कि करियर में या यहाँ तक कि रिश्तों में भी नंबर 1 होने का ये कृत्रिम पैमाना आखिर कहाँ से आ गया। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी और गलत धारणा है जो हमने पाली है। हम जीवन को एक फाइनाइट गेम या सीमित खेल मान बैठे हैं। मतलब जैसे कि ये कोई फुटबॉल का मैच हो। बिल्कुल, जहां 90 मिनट बाद स्कोरबोर्ड देखकर विजेता घोषित किया जा सके। लेकिन असल में करियर, स्वास्थ्य या परिवार जैसी चीजों में जीत या हार जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो फिर ये क्या है। ये एक इनफाइनाइट गेम है, अनंत खेल। इसमें कोई तय फिनिश लाइन नहीं होती। इसका एकमात्र मीट्रिक ये होना चाहिए कि क्या मैं कल से बेहतर इंसान हूं, या क्या मेरी कंपनी पिछले साल से ज्यादा मजबूत है। एकदम सही। लेकिन आज हमने एक काल्पनिक फिनिश लाइन बना ली है और हम उसी की तरफ पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये मानसिकता अचानक आसमान से तो नहीं टपकी होगी। अगर हम असल दुनिया की बात करें तो समाज हमें हमारे बैंक बैलेंस और हमारे टाइटल से ही तो मापता है। हाँ, ये तो है। तो ये जो सोच है कि मुझे हर हाल में जीतना है और दूसरे को हराना है, ये हमारे कॉर्पोरेट और सामाजिक डीएनए में इतनी गहराई तक कैसे बैठ गई। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, विशेष रूप से 1980 के दशक में। अच्छा, 80 के दशक में क्या हुआ था। देखिए, उससे पहले 1970 के दशक तक कंपनियों और कर्मचारियों के बीच एक अलिखित सामाजिक अनुबंध हुआ करता था, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लोग एक ही कंपनी में टिके रहते थे। हाँ, लोग एक या दो कंपनियों ने अपना पूरा जीवन बिता देते थे।
कंपनियां अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती थीं और रिटायरमेंट पर उन्हें सोने की घड़ी दी जाती थी। यह वफादारी का प्रतीक था। लेकिन फिर 80 के दशक में चीजें बदल गईं। बिल्कुल। 80 के दशक में जो मास लेऑफ्स या सामूहिक छटनी का दौर शुरू हुआ ना, उसने कॉरपोरेट दुनिया का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। शायद आप जैक वेल्च के उस युग की बात कर रहे हैं जब जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने सारा ध्यान शेयर बाजार पर केंद्रित कर दिया था। एकदम सही पकड़ा आपने। शेयरधारक मूल्य या शेयर होल्डर वैल्यू को भगवान बना दिया गया। मुनाफे के लिए कुछ भी। हाँ, जब कंपनियों ने केवल अगली तिमाही के मुनाफे को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए हजारों वफादार कर्मचारियों को रातों रात निकालना शुरू किया, तो वो पुराना ढांचा हमेशा के लिए टूट गया। मतलब लंबे समय का दृष्टिकोण खत्म हो गया। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, जब एक कर्मचारी ये देखता है कि कंपनी उसे सिर्फ एक एक्सेल शीट का नंबर मानती है, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि अगर कंपनी मेरा ध्यान नहीं रखेगी तो मुझे खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। एक बात, यहीं से समाज में वो आक्रामक व्यक्तिवाद पनपा। टीम वर्क और वफादारी की जगह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने ले ली। और शायद इसी ने समाज में अलगाव और केवल खुद के लिए सोचने की शुरुआत की। हाँ, जो आज इस थका देने वाली रेस के रूप में हमें हर जगह दिख रहा है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कंपनियों और समाज के इन ढांचों ने हमारा विश्वास इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है, तो सवाल ये उठता है कि हम एक दूसरे पर दोबारा विश्वास कैसे कायम करें। ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना विश्वास के तो कोई भी समाज या कंपनी चल नहीं सकती। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अगर मैं किसी की मदद करूं तो वो मुझ पर विश्वास करने लगेगा। सामान्य तौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। मनोवैज्ञानिक रूप से विश्वास मदद की पेशकश करने से नहीं, बल्कि मदद मांगने से बनता है। यह तो हमारी आम सोच के बिल्कुल उलट है। देखिए, ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति सबसे मजबूत है, जो हमेशा कहता है मैं सब संभाल लूंगा, वो सबसे भरोसेमंद है। हाँ, लीडरशिप की छवि तो यही है। लेकिन असल में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी तब बनती है जब आप अपनी भेद्यता यानी अपनी कमजोरी या वल्नरेबिलिटी को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अगर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ या कोई लीडर बोर्ड मीटिंग में खड़े होकर कहे कि मुझे नहीं पता कि ये समस्या कैसे हल होगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो क्या कंपनी के शेयर धड़ाम से नहीं गिर जाएंगे? ये डर तो रहता है। मतलब क्या असल दुनिया में ये भेद्यता सुसाइड नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन हमें अक्षमता और भेद्यता के बीच का अंतर समझना होगा। इनकॉम्पिटेंस और वल्नरेबिलिटी अलग चीजें हैं। वो कैसे? अगर एक सीईओ ये कहता है कि मुझे अपना काम करना नहीं आता, तो वो अक्षमता है। लेकिन अगर वो कहता है ये एक नई चुनौती है, मेरे पास इसके सारे जवाब नहीं हैं और हमें इसे मिलकर सुलझाना होगा, तो वो भेद्यता है। अच्छा, मतलब वो अपनी टीम को अहमियत महसूस करा रहा है। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सेना से मिलता है, विशेष रूप से नेवी सील्स से। अरे हाँ, उनकी ट्रेनिंग तो दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। हाँ, और उनकी संस्कृति पूरी तरह से विश्वास पर टिकी है। युद्ध के मैदान में एक नेवी सील अपनी जान जाने से ज्यादा इस बात से डरता है कि कहीं उसकी वजह से उसकी टीम खतरे में न पड़ जाए। मतलब टीम सबसे ऊपर है। एकदम। वे किसी ऐसे इंसान को अपनी टीम में नहीं रखते जो शारीरिक रूप से तो बहुत सक्षम हो, लेकिन जिस पर भरोसा ना किया जा सके। वे एक दूसरे पर अंधा विश्वास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें हर दिन मदद मांगनी पड़ती है। हाँ, और इसके ठीक विपरीत हमारा आज का आधुनिक समाज है। अगर हम आज के रियलिटी टीवी शोज को देखें ना, तो ये बात बहुत डरावनी लगती है। वहाँ लोग केवल 15 मिनट की प्रसिद्धि पाने के लिए अपने परिवार को नेशनल टीवी पर शर्मिंदा करने, झूठ बोलने या अपनी निजता को पूरी तरह से बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए हो रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर या प्रोत्साहन के ढांचे कितने खराब हो चुके हैं। हमें आत्म केंद्रित होने और खुद को एक व्यक्ति से ज्यादा एक ब्रांड बनाने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। यही कारण है कि आज सच्चा नेतृत्व गायब है। जब समाज इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद को इनाम देता है, तो टीम वर्क खत्म हो जाता है। कोई अपनी कमजोरियां दिखाना ही नहीं चाहता। और जब कोई अपनी कमजोरियों को छुपाता है और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वहां विश्वास कभी पनप ही नहीं सकता। गहरा विश्वास हमेशा भेद्यता और एक दूसरे पर निर्भरता से ही जन्म लेता है। लेकिन इस विश्वास और गहरे संबंधों को बनाने के लिए समय चाहिए, और समय ही वो चीज है जो आज हमारे पास नहीं है। या हम देना नहीं चाहते। हाँ, या यूं कहें कि हम खुद को हमेशा व्यस्त रखना चाहते हैं।
क्या हम एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह नहीं हो गए जो हमेशा 1% बैटरी पर चल रहा है? हाँ, ये बहुत सही कहा है आपने। हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसे चार्जर पर रखकर थोड़ी देर के लिए छोड़ना ही नहीं चाहते। मुझे यहाँ 2 लकड़हारों की वो पुरानी कहानी याद आ रही है। अरे हाँ, वो कुल्हाड़ी वाली। बिल्कुल। 2 लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। एक लकड़हारा लगातार पसीने से लथपथ होकर बिना रुके अपनी कुल्हाड़ी चलाता रहता है। एकदम बिना आराम किए। हाँ, और दूसरा लकड़हारा हर दिन बीच में 1 घंटे के लिए कहीं गायब हो जाता है। शाम को जब लकड़ियां गिनी जाती हैं तो हमेशा उस गायब होने वाले लकड़हारे की लकड़ियां ज्यादा होती हैं। तो पहला वाला तो हैरान ही रह जाता होगा। हाँ, पहला वाला हैरान होकर पूछता है कि तुम तो 1 घंटे आराम कर रहे थे, फिर तुमने ज्यादा लकड़ियां कैसे काटे? तो दूसरा मुस्कुराकर जवाब देता है, उस 1 घंटे में मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं घर जाकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। ये बहुत ही सटीक उपमा है। हम आज बस अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करना ही भूल गए हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, इसके पीछे पक्का न्यूरोसाइंस है। अच्छा, इसका दिमाग से क्या लेना देना है? हमारे दिमाग के 2 मुख्य हिस्से हैं, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। एक अनुमान के मुताबिक हमारे अवचेतन मस्तिष्क के पास लगभग 11 एकड़ जितनी जानकारी स्टोर करने और उसे प्रोसेस करने की विशाल क्षमता होती है। बाप रे, 11 एकड़! हाँ, और इसके विपरीत हमारा चेतन मस्तिष्क केवल 2 फीट जितनी जानकारी ही एक बार में संभाल सकता है। मतलब जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस 2 फीट वाले हिस्से का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब आप लगातार ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, स्प्रेडशीट बना रहे हैं या फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप केवल सतही स्तर पर सोच रहे हैं। तो गहराई से सोचने का मौका ही नहीं मिलता। सही कहा। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, यानी जब आप बोर हो रहे होते हैं, तब वो 11 एकड़ वाला अवचेतन दिमाग सक्रिय होता है। वो अलग अलग विचारों को जोड़ता है, नए और अनोखे कनेक्शन बनाता है। तभी शायद बेहतरीन आइडियाज काम करते वक्त नहीं आते। बिल्कुल। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और रचनात्मक विचार मीटिंग रूम में दबाव के बीच नहीं आते। वे आपको शावर में नहाते समय या किसी लंबी सड़क पर गाड़ी चलाते समय आते हैं, जब आपके दिमाग के पास भटकने और आराम करने का मौका होता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग बोर होने से इतना ज्यादा डरने लगे हैं। हाँ, 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। सच में, अगर बस स्टॉप पर 2 मिनट भी इंतजार करना पड़े या लिफ्ट में 3 फ्लोर नीचे जाना हो तो तुरंत जेब से फोन निकल आता है। हम अपने दिमाग को भटकने का वो मौका ही नहीं दे रहे। और इसका सबसे खतरनाक असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका काम ही रचनात्मकता है। हाँ, क्रिएटर्स पर। आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वे असल में एल्गोरिदम के फ्रीलांस कर्मचारी बनकर रह गए हैं। वे अपनी कला या अपनी संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वे इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि मशीन यानी एल्गोरिदम को क्या पसंद आएगा। और एल्गोरिदम हमेशा अतिवाद या एक्सट्रीमिटी को पसंद करता है। वो बारीकियों को नहीं समझता, उसे बस वो चाहिए जो लोगों का ध्यान खींचे। बिल्कुल। इसी के चलते हम देखते हैं कि लोग व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो घटना आपको याद होगी जहां एक यूट्यूबर ने ज्यादा व्यूज पाने की चाहत में एक बहुत ही खतरनाक स्टंट किया था। कौन सा वाला? उसने अपनी छाती पर एक मोटी डिक्शनरी रखी और अपनी पार्टनर से कहा कि वो उस पर गोली चलाए, ये सोचकर कि किताब गोली को रोक लेगी। अरे हाँ, वो बहुत ही दुखद और भयानक घटना थी, उसकी जान चली गई थी। बिल्कुल। और वो केवल बेवकूफ़ी नहीं थी, वो एक ऐसे सिस्टम का परिणाम था जो लगातार लोगों को और ज्यादा उग्र और ज्यादा खतरनाक चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहा है। व्यूज की अंधी दौड़। हाँ, ये उस अंधी दौड़ का चरम है जहां लॉजिक, कला और खुद इंसानियत पूरी तरह से एक कंप्यूटर कोड के आगे घुटने टेक देते हैं। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अभी तक हमने बात की कि कैसे एक व्यक्ति टूट रहा है, कैसे कंपनियों में विश्वास खत्म हो रहा है और कैसे हम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करना भूल गए हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। लेकिन अगर हम इन सारे बिंदुओं को जोड़ें तो ये अंधी दौड़ केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, ये बड़े स्तर पर देशों के व्यवहार को भी बदल रही है। हम व्यक्तिगत स्तर से उठकर भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स के एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि माइक्रो स्तर पर जो अलगाव और अंधी दौड़ हम देख रहे हैं ना, वही मैक्रो स्तर पर भी हो रही है। मतलब देशों के बीच भी वही चल रहा है। हाँ, दुनिया इस समय कोल्ड वॉर 2.0 यानी नए शीत युद्ध के दौर से गुजर रही है।
अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें और पहले शीत युद्ध की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के तनाव थे। कौन कौन से? परमाणु खतरे का तनाव, वैचारिक तनाव जैसे लोकतंत्र बनाम साम्यवाद, और आर्थिक तनाव। लेकिन उस समय की खासियत ये थी कि ये तीनों ही खतरे एक ही जगह यानी सोवियत संघ तक सीमित थे। और जब 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ टूट गया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने फिर से इस इन्फिनिट गेम को एक फिनिश लाइन वाला खेल समझ लिया। वो फुटबॉल मैच वाली बात जो हमने पहले की थी। बिल्कुल। अमेरिका ने सोचा कि उसने खेल जीत लिया है, जबकि असलियत ये थी कि प्रतिद्वंदी यानी सोवियत संघ के पास पैसे खत्म हो गए थे और वो दिवालिया होकर गेम से बाहर हो गया था। खेल का भी खत्म नहीं हुआ था। मतलब नियम वही थे, बस खिलाड़ी बदल गए। एकदम सही। और आज कोल्ड वॉर 2.0 में वे ही तीनों खतरे वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार वे बहुत ज्यादा जटिल हो गए हैं क्योंकि वे अलग अलग जगहों पर बंट गए हैं। खतरे बढ़ गए हैं मतलब कैसे? आज आर्थिक चुनौती के रूप में चीन एक बहुत बड़ी ताकत है जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ परमाणु और वैचारिक खतरे के रूप में उत्तर कोरिया, ईरान या फिर भारत पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय तनाव मौजूद हैं। तो कोई एक दुश्मन नहीं है अब। हाँ, खतरे बिखर गए हैं जिससे दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो गई है। हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम अब भी उसी शीत युद्ध का हिस्सा हैं, बस उसका स्वरूप बदल गया है। और इस पूरी वैश्विक बिसात पर जब हम भारत के भविष्य को देखते हैं तो स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। हाँ, भारत की स्थिति बहुत अनोखी है। एक तरफ हमारे यहाँ वो सदियों पुरानी क्लर्क मानसिकता है जिसे ब्रिटिश राज ने हमारे शिक्षा तंत्र में थोपा था कि बस सर झुकाकर काम करो, सवाल मत पूछो, कोई जोखिम मत लो और एक सुरक्षित सरकारी या कॉरपोरेट नौकरी पालो, जो आज भी बहुत हद तक कायम है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मुंबई के धारावी जैसे इलाकों को देखें तो वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती है। धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, वो एक जीता जागता आर्थिक इंजन है। एकदम सही कहा आपने। वहां जीवन रक्षा की जद्दोजहद से एक ऐसी अविश्वसनीय उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हुई है जो आपको बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वहाँ का इनोवेशन कमाल का है। वहां लोग कचरे से भी प्लास्टिक निकालकर उसका व्यापार कर रहे हैं, एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी चला रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें कोई शौक है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वे काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। मजबूरी में ही सही, पर वो कुछ नया कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वो कैसे इनोवेशन करता है। इसके साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की एक और बड़ी ताकत उभर कर आ रही है, उसका दुनिया का दोस्त होना। देखिए, भारत की जो स्वाभाविक संस्कृति है वो सेवा भाव और आतिथ्य पर आधारित है। यही वो सांस्कृतिक पूंजी है जो भारत को कूटनीतिक रूप से एक अनूठा और मजबूत स्थान देती है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी है ना? हाँ, और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। अक्सर विकासशील देश अमेरिका के बिजनेस मॉडल की अंधी नकल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अमीरी, चकाचौंध और तकनीकी प्रगति है। लेकिन क्या वो मॉडल सच में पूरी तरह सफल है? यही तो बात है। उस अमीरी की एक बहुत भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी अमेरिका को। वहां समाज में भयंकर अलगाव है, अकेलापन एक महामारी बन चुका है और जैसा कि हमने पहले देखा, विश्वास का भारी संकट है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है वहां। बिल्कुल नहीं। इसलिए भारत या किसी भी अन्य देश के लिए ये गहराई से सोचना जरूरी है कि क्या वे सिर्फ बेतहाशा आर्थिक विकास चाहते हैं या वे एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां सामाजिक ताना बाना, परिवार व्यवस्था और आपसी विश्वास भी बरकरार रहे। अमेरिका के मॉडल को बिना सोचे समझे सर्वश्रेष्ठ मान लेना एक ऐतिहासिक भूल होगी। ये बात हमें वापस हमारे सबसे बुनियादी सवालों पर ले आती है, इंसानियत और हमारे आपसी रिश्तों पर। एक तरफ देशों के बीच ये जटिल और थका देने वाला संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर दुनिया इतनी संघर्षपूर्ण हो गई है कि आज की युवा पीढ़ी इससे बचने के आसान रास्ते ढूंढ रही है। हाँ, कोई किचकिच नहीं चाहिए उन्हें। टाव बिल्कुल पसंद नहीं है और इस फ्रिक्शन से बचने का सबसे नया और आकर्षक रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। हम देख रहे हैं कि युवा तेजी से एआई दोस्तों की ओर भाग रहे हैं। ये आज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कोई मशीन या एआई हमारी हर बात से 100% सहमत होता है तो क्या वो सच में एक रिश्ता कहला सकता है या वो केवल हमारी अपनी ही आवाज की गूंज, हमारा अपना ही एक सुरक्षित इको चेम्बर है? देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें
तो एआई मूल रूप से एक अफर्मेशन मशीन है, यानी हमेशा सहमति जताने वाली मशीन। मतलब वो कभी बहस नहीं करेगा। हाँ, इसे इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। ये हमेशा वही कहेगा जो आप सुनना चाहते हैं। ये कभी आपकी कमियों पर आपसे बहस नहीं करेगा। ये कभी आपसे नाराज नहीं होगा। हॉलीवुड की फिल्म हर इसका सबसे सटीक और मार्मिक उदाहरण है। अरे हाँ, वो फिल्म जहां मुख्य पात्र को अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से प्यार हो जाता है। बिल्कुल। शुरुआत में उसे वो रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई असहमति नहीं, कोई ड्रामा नहीं। वो एआई उसकी हर भावनात्मक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन फिर आगे क्या होता है? फिल्म के अंत में उसका दिल तब बुरी तरह टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि वो एआई बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट और गहरा रिश्ता एक ही समय पर लाखों अन्य लोगों के साथ भी निभा रहा है। बाप रे। और यहीं पर वो सारा भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता था कि वो खास है। क्योंकि असली रिश्तों की खूबसूरती ही यही जानने में है कि हम किसी के लिए खास हैं। एआई आपको स्पेशल महसूस करने का इल्यूजन तो दे सकता है, लेकिन वो असलियत में सिर्फ एक कोड है जो आपकी डेटा हिस्ट्री पढ़ रहा है। एकदम सही बात है। आज की जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर स्वाइप करते हुए बिताया है। जो पसंद नहीं आया उसे तुरंत हटा दिया। इसी वजह से वे असल जिंदगी में भी संघर्ष और असुविधा से इतना बच रहे हैं कि वे अपनी शुरुआती नौकरियों को भी एक ग्रेजुएट डिग्री की तरह देखने के बजाय थोड़ी सी भी परेशानी या बॉस से असहमति होने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। जैसे कोई गेम खेल रहे हो और मुश्किल लेवल आने पर क्विट कर दें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। जैसे कोई क्लास बोरिंग लगी तो उसे ड्रॉप कर दिया। वे कठिन बातचीत करने से कतराते हैं, लेकिन बिना फ्रिक्शन के, बिना टकराव के कोई असली संबंध या चरित्र नहीं बन सकता। एकदम सही। शुरुआत में हमने भेद्यता और विश्वास की बात की थी ना। जब आप किसी असली इंसान के साथ रिश्ते में होते हो, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका जीवन साथी हो या आपका दोस्त, तो उसमें असहमति होती है, बहस होती है, कई बार दिल दुखता है, और फिर आप उन मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत करते हैं। सुलह करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इसी जटिल और थोड़ी दर्दनाक प्रक्रिया से असल विश्वास पैदा होता है और एक इंसान के रूप में हमारा विकास होता है। जब आप अपनी सारी भावनात्मक जरूरतें और अपनी समस्याएं एक मशीन को सौंप देते हैं, तो आप इंसान होने की इस बुनियादी और जरूरी प्रक्रिया से खुद को वंचित कर लेते हैं। मतलब हम इंसानियत से ही दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। आप एक ऐसी दुनिया चुन रहे हैं जो बाहर से तो बहुत आसान और सुविधाजनक दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ निकालें, तो बात चाहे व्यक्तिगत करियर की हो, आपसी रिश्तों की हो, या फिर वैश्विक स्तर पर देशों के व्यवहार की, हर चीज की एक कीमत होती है। हाँ, बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। जीतने की झूठी होड़ में भागने की भी एक भारी कीमत है, और शॉर्टकट अपनाकर एआई से रिश्ते जोड़ने की भी अपनी एक कीमत है। हमें यह समझना होगा कि ये जीवन एक इन्फिनिट गेम है। ये किसी को हराकर जीतने के बारे में नहीं है। ये खेल में बने रहने और खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए आराम करना, डिजिटल दुनिया से कटकर थोड़ा बोर होना और असली रिश्तों के उलझनों को सुलझाना ही शायद हमें इस थका देने वाली रेस से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल। इंसान होने का मतलब ही यह है कि चीजें कभी-कभी अव्यवस्थित और असुविधाजनक होंगी। हमें उस अव्यवस्था को अपनाना सीखना होगा। एक पूरी तरह से सुविधाजनक और टकराव रहित दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मृग तृष्णा है। एक इल्यूजन है। हाँ, जो संघर्ष हमें तोड़ता हुआ लगता है, असल में वही हमारी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इस पूरी चर्चा के अंत में यहाँ एक विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए, अगर हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को, हर उस बातचीत को जो हमें असहज करती है, एआई और एल्गोरिदम के हवाले कर दें, तो क्या होगा? मानव इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने अपने सबसे गहरे रिश्ते, सबसे बेहतरीन कला और दुनिया की सबसे बड़ी खोजें मुश्किलों, बोरियत और मतभेदों से ही सीखी हैं। क्या एक पूरी तरह से सुविधाजनक और टकराव रहित दुनिया हमें अंततः मानव इतिहास की सबसे अकेली पीढ़ी नहीं बना देगी? ये सच में सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सवालों पर विचार जरूर करें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।